और इसमें आपको मैं वन बाय वन बोलूंगा। तो आप में से जैसे किरण जी आपने, जी सर। और आकाश जी आप, मैं थोड़ा एक बार नाम नोट करूं। अलका जी, तो पहले आपको, तो फिर उसके बाद तो जल्दी भी हो। जी सर, मुझे सुनाई नहीं दिया। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। डॉक्टर किरण जिनगर, जी सर। प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। आवाज आ रही मेरी? जी सर, एक्चुअल में मेरी स्किन थोड़ी सी बहुत देर से ओके रिएक्ट करती, ओके इसीलिए ओके, तो। हम वेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट पे चलें। जी सर, बिल्कुल। मैं थोड़ा ओके ओके ओके। विक्रम सिंह गुर्जर, विक्रम सिंह गुर्जर, यस प्लीज यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट। ओके, हो गया। आप सभी है ना, तैयार रहे हैं, हमें उसी प्रकार से अपडेट रहता है, तत्काल जिसका भी नाम बोला जाए तैयार रहे। हेलो हेलो। यस हाँ यस, सर। आवाज आ रही है आपकी? हाँ आ रही सर। ओके, तो आप फिर से आइए। आप सीधे जाके ऐसे ही थोड़ी ना बैठेंगे बोर्ड के सामने। सर थोड़ी मतलब है यहाँ पे, मैं क्या कोई कहीं बात बाहर नहीं। हूँ। हाँ। ओके, कोई बात नहीं, आप जैसे भी हैं आप रीस्टार्ट कीजिए। रजिस्टर करूँ? रीस्टार्ट बोले तो आप सबसे पहले आपको अभिवादन करना चाहिए था, उसके बाद में आप, ठीक। तो इसको बिल्कुल गंभीरता से लीजिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आप विक्रम जी। यस सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। आपने 12वीं कब की? 2013 में। और ग्रेजुएशन? 2016 में। ग्रेजुएशन में आपके क्या विषय थे? ग्रेजुएशन में सर इतिहास था, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान। और पोस्ट ग्रेजुएशन में? राजनीति विज्ञान। तो आप राजनीति विज्ञान से इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। ठीक यस है। सर। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? एकदम सर, क्या ओहो। इसका किसी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। दोनों प्रकार का अध्ययन किया जाता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलो। हेलो। हाँ, अब बोलिए आप। सर
राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है और इसमें सरकारी और गैर सरकारी संस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको राजनीति विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान कला है या प्राकृतिक विज्ञान? सर कई विद्वान इसको कला मानते हैं, कई विज्ञान मानते हैं और कई कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। नहीं, आप क्या मानते? सर मैं तो राजनीति विज्ञान को कला ही मानूंगा ही। कैसे? सर राजनीति विज्ञान को विज्ञान इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि विज्ञान तो उसका निष्कर्ष निश्चित होता है राजनीति विज्ञान में, और लेकिन राजनीति विज्ञान में अपन ऐसे निश्चित नहीं कर सकते कि चुनाव ही जीतेगा या आगे ये थ्योरी का निष्कर्ष ये ही निकलेगा, इसको अपन निश्चित नहीं कर सकते। अच्छा क्या पढ़ के आए हो आप? सर मैंने संविधान सभा पढ़ी। संविधान सभा, और क्या पढ़ा आप? और सर मैंने प्लेटो पढ़ा। प्लेटो का राज्य के बारे में क्या विचार? प्लेटो सर राज्य को एक सीमित क्षेत्र में निश्चित वो करता है, एरिया करता है कि भाई राज्य में ओनली फॉर 5040 जनसंख्या होनी चाहिए, और राज्य में वो तीन वर्ग में बांटता है व्यक्ति को, उत्पादक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और उत्पादक, दार्शनिक और क्या नाम से, अरे ठीक है, ओके आप बताइए आप क्या टॉपिक पढ़ाना पसंद करें? सर मैं संविधान सभा पढ़ाई। ऐसे बोल दूं सर? यस हाँ बोल। सर संविधान सभा का जो पहली बार इसकी चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें 200 और 7 सदस्यों ने भाग लिया था। इस बैठक में संविधान सभा के सदस्य प्रसन्नदेव रायपुर जी की मृत्यु हो गई थी, उसकी शोक सभा की गई और इस बारे में निर्णय लिया गया कि ठीक है, आप ये बताइए संविधान सभा के मेंबर कौन कौन थे? संविधान सभा के मेंबर यस सर संविधान सभा में बहुत से मेंबर थे, उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और क्या नाम से भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और BN राव, सर BN राव नहीं थे, और क्या नाम से KT शाह और क्या नाम से। ठीक है आप स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को पॉलिटिकल साइंस की कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे? किस पार्ट के लिए सर? किसी भी पार्ट के लिए। आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्रीवियस और फाइनल ईयर, कौन कौन सी बुक सजेस्ट करोगे? सर मैं इंडियन थिंकर के लिए BL फड़िया सर की, और वेस्टर्न थिंकर के लिए क्या नाम से PD शर्मा सर की, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और हमारे संविधान की प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना सुनाइए आप। प्रस्तावना: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाने तथा
समस्त नागरिकों को ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज। ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर अलका, डॉक्टर अलका, आप सुन रहे हैं? अलका जीनगर। ओके, डॉक्टर किरण, जी सर। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने स्नातक कहाँ से किया? मेरा स्नातक सर एमजी कॉलेज से मैंने किया है, उदयपुर से, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने एमजी कॉलेज से ही किया है सर। और मोहनलाल सुखाड़िया से मैंने पीएचडी की है सर। और मैंने नेट किया है 2 बार, 2019 और 2005 में। अच्छा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी कर रहे हो? कर लिया आपने? नहीं सर, मैंने कर लिया है। कर लिया आपने? तो क्या टॉपिक था आपका? मेरा हैंडीकैप रिहेबिलिटेशन सर, निशक्त जनों का पुनर्वास, उदयपुर शहर की संस्थाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया मैंने। अच्छा, क्या इसका एरिया क्या था? सर उदयपुर शहर की जो संस्थाएं थी हैंडीकैप्ड की, मैंने उनमें से 5 संस्थाओं को चुना था, जिसमें मुख बधिर बच्चे, अस्थि विकलांग बच्चे, अंध विद्यालय और सेरेब्रल पाल्सी बच्चे, इन सभी बच्चों को मैंने चुना था सर। आपने इनके लिए कौन सा अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच आपने इसके लिए यूज किया? किस अप्रोच, किस पर्सपेक्टिव से आपने इसकी स्टडी? सर मैंने ना समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश की कि विकलांग जो व्यक्ति है, दिव्यांग, जिनको नाम 2016 में दिया गया सर, एक्चुअल में दिव्यांग को सामान्य लोगों की तरह समाज में स्थापित करने के लिए मैंने, उसका उद्देश्य था मेरा। और प्लस ये था कि जो उनकी योजनाएं थी जो उन तक नहीं पहुंच रही थी, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने का मेरा मेन उद्देश्य था। और उनको जो उनके अंदर जो संकीर्णता थी, जो एक होता है सर कि हैंडीकैप के अंदर एक दबाव होता है, समाज के सामने नहीं आते, बहुत चीज़ें वो कर नहीं पाते, तो उन सभी चीज़ों को मैंने सामने लाने की कोशिश की सर। मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये पूछ रहा था, आपने मॉडर्न या एडवांस पर्सपेक्टिव को यूज में लिया या आपने क्लासिकल पर्सपेक्टिव यूज में लिया? इसको बेस आपने कौन सा बनाया? आपने इनको एडवांस पर्सपेक्टिव मैंने यूज में लिया था सर। उसमें कौन सा सर? जो उस समय की जो थी, मैं सर एक्चुअल में, सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ थोड़ा, मुझे आप ये बताइए। ओके, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इसको सबाल्टर्न दृष्टिकोण से देखा आपने, या आपने इसको संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य में देखा आपने, या आपने संरचनात्मक प्रकार्यवाद दृष्टिकोण से देखा आपने? तो आपने इनमें से कौन सा अप्रोच काम में लिया आपने? मैंने सर समस्या के दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य से इसको देखा कि जो हैंडीकैप की समस्याएं क्या क्या हैं, उनको मैं समाज के सामने लाना चाहती थी। ओके, आप पावर और नॉलेज में से किसको चूज करें? नॉलेज में सर, मुझे लगता है कि जो योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है सर सही ढंग से। और लोगों के जो जी सर, कौन सी योजना? जैसे सर हैंडीकैप के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही, जैसे उनकी स्कॉलरशिप है, उनको रोजगार में जो सहायता है, उनको समाज में स्थापित करने के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे उनको आगे बढ़ने के लिए जो मुहिम है, जैसे सर रजिस्ट्रेशन होता है हैंडीकैप्ड का, वो उन तक नहीं हो। और प्लस सर ग्रामीण का क्षेत्र ज़्यादा उससे प्रभावित है, क्योंकि ग्रामीण हैंडीकैप्ड के लोगों में जो अंधविश्वास है वो अभी भी व्याप्त है सर। वहाँ के लोगों में ये है धारणा कि हैंडीकैप्ड को घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते,
बहुत लोगों ने उन्हें घर पे ही रखा है, उनकी एजुकेशन नहीं है सर। हैंडीकैप्ड पर्सन को समाज में इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि वो असक्षम है। जी जी सर, असक्षम है बिल्कुल। हाँ, वो इस चीज के योग्य हाँ, वो नहीं है। समाज के बराबर या सामान्य व्यक्ति की तरह काम नहीं कर सकते, ये उनकी धारणा है। एक सोशियोलॉजिस्ट की दृष्टि से आप इसको कैसे देखते हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि एक समाजशास्त्री होने के नाते हमें समाज के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि ठीक वो है, भी आप क्या पढ़ के आए हैं? क्या टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं? सर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी का पढ़ के आई हूँ, प्लस मैंने सामाजिक विचारकों में भी पढ़ा है सर। कौन से विचार पढ़ा? सर मैंने दुर्खिम पढ़ा है, अगस्त कॉम्टे पढ़ा है। ओके, अगस्त कॉम्टे ने सोशल डेवलपमेंट की 3 स्टेज बताई। सर अगस्त कॉम्टे ने समाज शास्त्र का उद्भव के अकादमिक पिता कहे जाते हैं। समाज शास्त्र का उद्भव कि उन्होंने जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट की 3 स्टेज बताई। बता सकते सर हो कौन? हाँ, मैं पूरी स्टेज से बता रही हूँ सर, प्लीज शुरू से सर। एक्चुअली मैं पूरा आपको बताना चाह रही थी कि ना 1838 में समाज शास्त्र का उद्भव अगस्त कॉम्टे ने किया था, और वो समाज शास्त्र को विज्ञान के दृष्टिकोण से बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि समाज और शास्त्र दो ग्रीक और लैटिन भाषा से थे सर, और उन्होंने अगस्त कॉम्टे ने समाज शास्त्र को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा समाज का अध्ययन करना है तो हम सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने समाज को रखा कि समाज। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रारंभिक स्टेज जो सोसाइटी की थी वो थी धार्मिक। जी जी। दूसरी कौन सी? सर धार्मिक तात्विक। यस। तीसरी प्रत्यक्षवाद। तो ये प्रत्यक्षवाद बताइए, अब मैं इस बात पे आ। जी सर, प्रत्यक्षवाद सर हम किसी भी समस्या या किसी वस्तु को हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन, परीक्षण और वर्गीकरण के आधार पर करते हैं तो उसे प्रत्यक्षवाद कहते हैं। ओके, आपको एक सोशियोलॉजिस्ट की दृष्टि से पावर और नॉलेज में से कोई एक चीज चूज करने को दी जाए तो कौन सी चीज आप चूज करेंगे? क्या चाहिए, पावर या नॉलेज? सर नॉलेज। क्यों? सर नॉलेज होगा तो मैं उस पावर को, उस शक्ति को अपने आप ही कर लूँगी अचीव, क्योंकि मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं उस शक्ति को यूज़ कर सकूँगी। जब नॉलेज होगा तभी तो मैं अपने शक्ति को यूज़ कर सकूँगी सर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारी डिग्रियां लेके घूमते हैं, वो आजकल नौकरी कर रहे हैं, इनके जोन से कम पढ़े लिखे हैं। जी। तो अगर नॉलेज ही इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर पावर उनके पास क्यों है? सर क्योंकि मुझे लगता है कंपटीशन का जमाना भी बहुत बढ़ गया है सर, शायद नॉलेज। मैं एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक के जो मालिक हैं वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं। जी सर। पावरफुल आपसे ज्यादा है। क्यों? सर वो अगर फेसबुक के मालिक बने हैं तो वो अपनी नॉलेज से बने हैं सर। अगर उनमें नॉलेज नहीं होता तो वो चीजों को। हाँ बिल्कुल। तो ये कोई मॉडर्न थ्योरी है सोशियोलॉजिकल एडवांस। जी। हाँ, पावर और नॉलेज ये किसने दी? ये दी है सर गिडिंग्स ने। अच्छा, गिडिंग्स ने दी। ठीक है, गिडिंग्स ने तो नहीं दी, आप फिर से इसको देखना। आप एक टॉपिक पढ़ाइए कोई। जी सर। सर मैं दुर्खिम का पढ़ाना चाहती हूँ, इमाइल दुर्खिम सर का। सर इमाइल दुर्खिम सर का जन्म हुआ 1858, उनकी मृत्यु 1917 में। समाजशास्त्र के अकादमिक पिता कहे जाते हैं। कांट के उत्तराधिकारी के रूप में दुर्खिम को जाना जाता है। दुर्खिम ने एक बहुत अच्छे सिद्धांत आत्महत्या की।
थैंक यू, थैंक ओके, ठीक थैंक है। यू सर। यू, ओके। मैं आप बाकी सभी को कहना चाहूंगा कि आप जब पढ़ाना शुरू करें तो हमारे पास बोर्ड तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप एक कॉपी पेन रखें और उसमें लिखते जाएं। आप ये मानते हो कि आप वहाँ पढ़ा रहे हैं, आपको जो है पढ़ाने के लिए स्पेस दिया जाएगा, बोर्ड दिया जाएगा, तो आप पढ़ा रहे हैं, फिर आप वो कॉपी वीडियो ऑन करके आप दिखाएंगे कि आपने क्या लिखा है। ठीक है। ठीक है, अभी आप ध्यान या रखिए, अभी आप आप ध्यान, कैसे पढ़ाओगे ये आप मालूम कैसे चले, पढ़ाओगे ये मालूम चले ना वहाँ पे। तो आप जैसे ये मानते तो हो कि आप आप पढ़ा जैसे ये रहे मानते हो कि आप पढ़ा रहे हो, लिखते जाइए उस तो आप लिखते जाइए उस पे और मुझे पे। ठीक दिखाइए। है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अलका जांगेड़, अलका जांगेड़, आप तैयार हैं? अलका जी, हेलो। यस, आवाज आ रही है हाँ ना? जी, यस, गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर कैमरा ऑन कर सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर। अभी तो पॉसिबल नहीं है कैमरा। ओके ओके ओके, अगर आपके पास में एक कॉपी भी है तो वो जरूर आप जो है लिखते जाएं, हाँ जब जी। आप लिखते जाएं। जब आपको पढ़ाने का मौका दिया जाए तो उसको ग्रुप में भेज देना या मुझे पर्सनल भेज देना। तत्काल ही भेजना है, और काल ही भेजना है, बाद में नहीं। ठीक है। ठीक है। ओके तो सर। तो आपने आपने 10वीं कब की? 2006 में। कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत थे? 82। ओके। ओके, और 12वीं? सर 12वीं मैंने 2008 में की थी। ये गैप क्यों लगा? ये गैप क्यों लगा? अच्छा 2006 अच्छा, है। 2006 है गैप वो, नहीं है ना? ओके ओके। ओके कितना ओके। परसेंट है? कितना परसेंट है? 12वीं में कितना प्रतिशत? 12वीं में कितना सर प्रतिशत? 72.15। 72.15। ठीक है। स्नातक ठीक है, यानी स्नातक ग्रेजुएशन में क्या यानी विषय था आपका? था आपका? सर कंटिन्यू चली थी 2011 एंड आफ्टर दैट 13 में मेरी विषय? पोस्ट ग्रेजुएशन विषय विषय आपके विषय आपके विषय क्या थे? एंड 12th या ग्रेजुएशन। 12th और ग्रेजुएशन? सर मैं 12th और ग्रेजुएशन दोनों में क्या था? सर क्या 12th था? में पीसीएम मेरे पास में साइंस केमिस्ट्री मैथ था। ओके ओके ग्रेजुएशन में मेरे पास में सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश लिटरेचर थी। सब्जेक्ट क्यों बदला आपने? आपने साइंस छोड़ के और कला में आप आए, क्यों? आवाज तो आ रही ना मेरी? हेलो हेलो, आपका माइक ऑफ है। माइक ऑन कीजिए आप। अलका जी आपका माइक। हाँ जी सर, सॉरी सर, एक बार नेटवर्क चला गया था। अच्छा, हाँ आप बताइए। सर मैंने सब्जेक्ट चेंज नहीं किए थे, मेरे से करवाए गए थे फैमिली प्रेशर की वजह से। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। तो आपने कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं तैयारी के लिए? किसमें? आपने सोशियोलॉजी की कौन सी बुक्स पढ़ी हैं अभी प्रिपरेशन के लिए? सर अभी मैंने इंडियन थिंकर्स के लिए तो बीके नागला जी की पढ़ी है। उसके अलावा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिक्शनरी से भी पढ़े हैं और सिंगी जी की बुक है एक भारतीय समाज शास्त्र के विवेचन है, वो मैंने पढ़ी है। मॉडर्न थिंकर्स के लिए मैंने एच.एल. दोशी जी की है आधुनिकता उत्तर आधुनिकता और नव समाजशास्त्र सिद्धांत। उसके अलावा भी मैंने बीए की, एमए की, जो भी मेरे पास में टेक्स्ट बुक अवेलेबल थी वो मैंने। ओके, रिस्क सोसाइटी की भी पुस्तक थी। कौन है इसका लेखक? रिस्क सोसाइटी। सर ये सोसाइटी उल्ड्रिच बैक ने दिया था 1993 में। तो ये रिस्क सोसाइटी कॉन्सेप्ट बताइए।
उन्होंने आधुनिक समाज को रिस्क सोसाइटी कहा। सर ये रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट उल्रिच बैक ने दिया है और इन्होंने ये आधुनिकता के संदर्भ में, हाँ, आधुनिकता के संदर्भ में इन्होंने कहा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि आधुनिकता अभी मतलब उत्तर आधुनिकता के पक्ष में नहीं है, कि अभी उत्तर आधुनिकता नहीं आई, जो अभी चल रहा है जिसको बाकी समाजशास्त्रियों ने उत्तर आधुनिकता बोला, इन्होंने क्या कहा है कि आधुनिकता की सेकंड स्टेज है। उन्होंने बोला कि अभी आधुनिकता अपन इसको सेकंड मॉडर्निटी बोल सकते हैं, जो जोखिमों से भरा हुआ है। तो अभी समाज हमें आधुनिकता ने जो समाज दिया है, जो आगे चल रहा है, वो पूरा जोखिमों से भरा हुआ है। और ये जोखिम है, ये सिर्फ वो वाले जोखिम नहीं है कि सिर्फ हमें सॉरी ये इस तरीके के जोखिम नहीं है कि सिर्फ हमें मतलब जो इंडस्ट्री से जोखिम होते हैं, ये हमें फिजिकली, मेंटली, एनवायरनमेंट, सब तरीके से एक समाज का एक छोटा सा वर्ग है जिसको ये जो उच्च लोग हैं ये जोखिम को खरीदते हैं और इस छोटे से वर्ग को बेच देते हैं। तो जो बेसिकली जो निम्न वर्ग है, या हम अगर देशों में देखें तो जो अविकसित देश हैं वो इस जोखिम को उठा रहे हैं। अविकसित देश और विकसित देश है, तो ये जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म, उत्तर उपनिवेशवाद, उत्तर उपनिवेशवाद, तो ये भी संबंधित है कि ये इसका बाय प्रोडक्ट भी है कि? हाँ जी सर, एक बार रिपीट करेंगे। मैं ये कह रहा था कि उत्तर उपनिवेशीकरण या उत्तर उपनिवेशवाद का बाय प्रोडक्ट है क्या? रिपीट करेंगे, शायद नेटवर्क नहीं है मेरे पास। ओके, मेरा क्वेश्चन है, आप उत्तर उपनिवेशवाद तो नहीं बोल सकते अपन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। ओके। औद्योगिक समाज ये क्या है? सर उत्तर उपनिवेशवाद जैसे मतलब कॉलोनाइजेशन था, क्योंकि औद्योगिक समाज, ठीक है सर, इंडस्ट्रियल सोसाइटी सर, उसी का ये परिणाम है कि हमें औद्योगिक समाज मिला, जिसमें जो परंपरागत समाज में जो उत्पादन के तरीके थे वो बदल गए। पहले मतलब जो आदमी काम करते थे, प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अलग था और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अलग हो गया। वो मशीनों के द्वारा सारा कुछ उत्पादन होने लग गया और उससे जो समाज बना वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। ओके, आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? प्रोडक्शन जैसे ही बदले। आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? सर मैं इमाइल दुर्खिम का सोशल फैक्ट पढ़ाऊंगी। यस प्लीज पढ़ाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे सोशल फैक्ट। ठीक है, अब सोशल फैक्ट सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सोशल फैक्ट दिए किसने हैं। ठीक है, सोशल फैक्ट अपने एमाइल दुर्खाइम ने दिए हैं, जो अपने फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, अब दूसरा ये है कि इन्होंने दिए कहाँ पे हैं सोशल फैक्ट। इन्होंने अपनी, इनका एक फेमस वर्क था जो 1895 में आया था, द रूट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें इन्होंने सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद अपन ये जानते हैं कि इन्होंने सोशल फैक्ट दिए क्यों थे। अब क्यों दिए थे, दुर्खिम क्या चाहते थे कि जैसे विज्ञान है वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है और जनरलाइज्ड थ्योरी बनाता है जो पूरे विश्व पे लागू होती हैं। तो ये क्या चाहते थे कि अपना समाज भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करे और विज्ञान बने। तो इसकी इन्होंने पूरी कोशिश की थी। इनके जितने भी वर्क हैं उनमें इन्होंने क्या किया था कि समाज शास्त्र को वैज्ञानिक बनाने का ट्राई किया था। ओके, अब आप ये बताइए फैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? उन्होंने दुर्खिम ने कितने प्रकार के बताए सोशल फैक्ट? सर बेसिकली तो 2 टाइप्स हैं। यस, नाम बताइए। सर दुर्खिम ने सामान्य और व्याधिक के 2 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, व्याधि के फैक्ट्स कौन से हैं?
व्याधि की। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू अलका जी। अपना शरीर होता है, उसमें भी सामान्य तरीके से कुछ ना कुछ बीमारी होती है, तो हमें परेशान नहीं करती, तब तक तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब वो एक ऊपर बढ़ जाते हैं तो उन्होंने उसको व्याधिक्य बोला है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक। महेंद्र सिंह। आवाज आ रही है मेरी? महेंद्र सिंह जी। शायद सुन नहीं पा रहे हैं। भरत जी, आप तैयार हैं? भरत जी। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। भरत जी, आपने स्नातक कब किया? Sir, I did my graduation in from 2007 to 10. ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन? From 2015 to 2017. कहाँ से किया? Jawaharlal Nehru University, New Delhi. जेएनयू के कुलपति कौन है? शांति धूलीपाड़ी। आपने तैयारी के लिए हाल ही में कौन सी बुक्स पढ़ी हैं? Sir, for the preparation, I haven't read any book, but I generally read sociology. Like because I'm doing PhD, so I do read sociology, but not a specific textbook I'm reading. ओके, सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी? So sociology is a product of the modernity or the enlightenment. So after enlightenment, some of the things happened in society which are like, for example, industrialization. So to understand the change in the modern world, like industrialization, some scholars try to think in such a way that how to study these types of changes. So then sociology emerges to understand the change in the Western society. Okay, please explain sociological perspective. Sociological perspective, yes. So sociological perspective, if we see the thinker C. Wright Mills, he takes that from sociological imagination. So we take sociological imagination that so what is how sociological imagination is different from common view or journalistic view. So that's where he said that we have to see in certain methodological way the societal changes and so for example in the history is more important for him to understand society. So first you have to give the historical analysis and then you have to see in the contemporary world historicity and contemporaneity he talks about. So in those two aspects you have to study any phenomena. So please suggest me some modern or I can say advanced sociological perspective. Yes. So in advanced sociological perspective, we obviously the forefront scholars are Habermas and Foucault. So for example, Foucault talks about knowledge and power. So Foucault will not see knowledge and power in the two different categories. He said they are very interlinked. So knowledge produces power and power produces knowledge. So he studies the French society that how the in the church what happens, the one have to reveal that or one have to accept that in front of the cardinal that what his sins are. So in that process he is sharing his knowledge, but the one who is taking the knowledge will become powerful. And to give a more illustrative example, If I ask you what will you choose from power or knowledge and why? Yes, so as Foucault said, these are not two different categories. The two categories are very interrelated. So for example, power produces knowledge and knowledge produces power, and then power shapes the knowledge. Okay. For example, so recently, I think in the last interview, someone talked about the Facebook. So
so the knowledge about the programming is a knowledge. The knowledge of what Mark Zuckerberg did is the programming. So program is a knowledge, and from that knowledge he produces power. So by getting power, he is now the sixth richest person in the world. Because of his knowledge, he was able to get the power. And then also power saves the knowledge. For example, if an Indian state is powerful, then they will think that okay, this subject we can teach, this subject we can't teach. For example, social science role is declining in Indian society. Why? Because the market or industry take on the state, so they want the research more in the aspect of the science, technology. So they are giving. So knowledge is also producing for the industry, not for the society. ओके ओके, स्ट्रक्चरेशन आपने सुना होगा, क्या है क्या है स्ट्रक्चर, किसने दी थी ये कॉन्सेप्ट? So when Anthony Giddens talks about that there are two things in society: agency and structure. So agency is the human being, and structure is the relation in the society. So when agency and structure meet with each other, it becomes the structuration. Because he said that sometimes powerful agency can change the structure. For example, the Gandhi. So Gandhi changed the Indian society. So he changed the structure. But most of the time, structure changed the agency. So if you are not a powerful agency, you are avoided by the structure. For example, we follow the rules if we are normal people. But if we see the Raja Ram Mohan Rai, Jyotiba Phule, they change the society because they are the powerful agency in the society. ओके, तो आप क्या टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे? Topic I want to teach here is the authority by Max Weber. Okay, please carry on. So Max Weber talks about there are three types of bureaucracy, three types of authority. One is the traditional authority, the second is the legal rational authority, and third is the charismatic authority. So, for example, what he means by traditional authority? So, by traditional authority, he means by the authority which was by the king. For example, the authority of the kings and the priests. So they are the one who hold the traditional authority. Like it goes on from one generation to next generation. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Okay. तो महेंद्र सिंह जी, आप तैयार हैं? अभिलाषा जी, आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं या नेक्स्ट में? अभिलाषा जी, महेंद्र सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? ओके, तो मुझे लगता है अभी नहीं, शाम को टाइम मिलेगा तो फिर और काफी सारे उनका भी मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। मैं थोड़ा सा फीडबैक दे देता हूँ आपको, वैसे मैं पर्सनल दूंगा जो भी नेगेटिव बातें हैं। कुछ जैसे विक्रम जी, आपको काफी सारा क्लियर करने की जरूरत है ना? आप सुन पा रहे हैं? विक्रम जी शायद नहीं है। ओके, चलो ठीक है। पूजा जी उपस्थित है। पूजा जी, आप देंगे मॉक इंटरव्यू? पूजा चौधरी। ओके, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग सर, मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगी सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमने ये देखा कि जैसे आप स्टार्टिंग में बिल्कुल वैसे सीरियसली इसको, एक चीज है जो एंटर करते वक्त है, जैसे आप मान लीजिए आप तो बैठे हैं यहाँ पे, तो आप एक बार मुस्कुराइए जरूर, लेकिन जब आप जवाब दें, स्टार्ट हो समय आपको मुस्कुराने की जरूरत है। आपको मजाक में भी लिया जा सकता है। आप उस समय गंभीर हो जाइए, क्या उनको लगे कि आप एक सीरियस कैंडिडेट है। सिर्फ अभिवादन तक मुस्कुराना, बहुत ज्यादा भी नहीं मुस्कुराना। नमस्कार। ओके, क्योंकि जबरदस्ती मुस्कुराना भी दिख जाता है, और मुस्कुराते रहना, हर सवाल में जवाब देना, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप नेचुरल रहिए, जैसे है वैसे ही रहिए, जबरदस्ती। अमूमन हम यही होता है कि जब इंटरव्यू फेस हो रहा है, प्रेशर होता है, जाहिर सी हम सीरियसली हम उनका जवाब देना चाहते हैं।
दूसरा है जो फैक्चुअल चीज पूछी जाती है कई बार स्टार्टिंग, तो आप मना कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा है कि वो हर जवाब देने के लिए जैसे बाध्य है, आप बाध्य नहीं। मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? किरण जी, अलका जी, आप हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है और कोई जरूरी नहीं। जिन सवालों के जवाब हमें नहीं आते हैं तो मना कीजिए। मना करना कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है, आपके खिलाफ नहीं जाएगा वो। तो ये आप बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहिए और बिल्कुल अच्छे से मना कीजिए कि सर प्लीज मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और वो आपसे फिर आपको कहेंगे अच्छा आप क्या पढ़ के आए हैं, ये आपके लिए बड़ा अच्छा भी रहेगा। मना करना आपके लिए बहुत अच्छा भी साबित हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव कतई नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में जैसे टॉपिक बिल्कुल क्लियरली आप जो है बोलेंगे। बार बार जो मैं इसीलिए फेस करवा रहा हूँ कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल अप हो, दूसरा आप फेस कर सके और आप जवाब कैसे दे पा रहे। जी सर। ठीक है, आप प्रयास करें, बार बार करें, खूब करें, मैं इसलिए अवसर दे रहा हूँ। और इंटरव्यू टू वे प्रोसेस है, आप बिल्कुल आपकी पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए, आपको पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए कि हाँ मैं इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्ट से दे रही हूँ। तो ये भी ध्यान रखिए। आप कुछ एक बुक्स बिल्कुल आपने सभी ने लगभग इसके जवाब दिया है, अच्छा है। पर मैंने जो टॉपिक दिया था ना एडवांस पर्सपेक्टिव, मैंने ग्रुप में शेयर किया था, वो आप थोड़ा एक बार फिर से देख ले। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बार एडवांस हो जाए। नेक्स्ट में थिंकर्स एंड इंडियन सोशियोलॉजी और थर्ड पार्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी और क्लासिकल थियरी हो जाए। तीन ही इतना, फिर अपन भी अपने पास भी टाइम नहीं है। इन चीजों का भी आप ध्यान दीजिएगा और थोड़ा गंभीरता लिखिए आप उसको। फैक्ट्स, आपको डेफिनेशन पूछिए तो डेफिनेशन ही दीजिए। आपको स्टार्टिंग से कुछ नहीं कहना। वो दो चीज पूछ रहा है कि बताइए आपने अगस्त कामटे की 3 स्टेजेस, तो 3 नाम ही बोल रहे हैं आप, कहीं नहीं जाने। वो यही चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। मॉडर्न कंसेप्ट आप शाम को वाले सेशन में या कल भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं, देख सकते हैं। काफी सारे अच्छे तैयारी करके आने वाले हैं, वो भी आपके काम आएंगे। सर एक प्रश्न है कि जो बोर्ड के जो प्रेसिडेंट होंगे वो तो सोशियोलॉजी के नहीं होंगे, तो क्या वो भी क्वेश्चन पूछते हैं? और वो पूछते हैं वो आपसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा मैंने पूछा है आपका नाम, ग्रेजुएशन। उसके बाद में वो जो है उनको सब्जेक्ट विशेषज्ञ कहेंगे जी प्लीज। फिर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन वही 2 या 3 जो भी बैठेंगे, उनके अलावा 2 मेंबर और हैं वही पूछेंगे। और वो भी आप शुरुआत आपके छोटे छोटे आपको फ्री हैंड भी दिया जाएगा इस इंटरव्यू में। हर एक को इस 15 से 17 मिनट में 14 से 17 मिनट आपको बहुत कुछ, आपको ये भी कहा जाएगा अच्छा क्या टॉपिक पढ़ के, तो आप पढ़ के जाइए। बहुत जैसे वो किसी ने बोला था कि भाई मैं केवल संविधान सभा पढ़ के आया, वो नहीं, आपको चैप्टर ही नहीं बताना, एक यूनिट के रूप में बताना। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। एक यूनिट बताइए आप। जैसे मैं थिंकर्स पढ़ के आया हूँ, थिंकर्स में पूछे कौन सा पढ़ के आया, तब बात आती है। मैं सीधा थिंकर्स में भी जाऊँ उसमें भी कहूँ मैं सर सुसाइड पढ़ा है, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। आपको एक छोटा सा लेसन पढ़ के आ गए और आप सोचते हो कि आप प्रोफेसर बन जाओगे, वो आपसे अपेक्षा नहीं कर। लेकिन आपने कहा सर मैंने थिंकर्स पढ़ा है, मैंने रिसर्च मेथड्स में टेक्निक्स पढ़ी है, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन टेक्निक्स में आपने कहा मैंने सर मैंने तो शेड्यूल पढ़ा है, अनुसूची पढ़ी नहीं, ये ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा उसको एक बंच के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ये पढ़ सर मैंने एडवांस थियरीज में ये दो तीन आपको पता, ये जरूर ध्यान रखना है। पर्टिकुलर एक ही सटीक टॉपिक एक ही नहीं बता। हाँ वो आप पढ़ाने के लिए ऑप्शन देंगे क्या पढ़ाएंगे तो आप उसको पढ़ाइए।
अभी बस वो आपको किस में से पूछे, ये सवाल आ जाता है, तब आप क्या बोलेंगे कि सर मुझे तो आप सुसाइड में से पूछिए, ये कोई जवाब नहीं। मुझे तो आप जो है इंटरव्यू में से पूछिए, मुझे तो आप जो है पोस्ट मॉडर्निटी में पूछिए, ऐसा नहीं। आपको बताना पड़ेगा सर मुझे एडवांस थ्योरी में पूछिए, आप मुझे क्लासिकल थ्योरी में पूछिए, सर मुझे आप थिंकर्स में पूछिए, उसमें से मैंने सर ये थिंकर्स पढ़े, आप इनमें से पूछ सकते हैं। आप मैंने ये पढ़ के आया, आप जो है बताइए उनको कि मैंने इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ी है सर। अच्छा, इंडियन सोशियोलॉजी में क्या पढ़ा है आपने, कोई ऐसा थिंकर्स बताइए जिसको इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के रूप में आप सबसे बेस्ट मानते हो। तो फिर जब इंडियन सोशियोलॉजी बताए, थिंकर्स को भी पढ़ लेना। अग्रेरियन सोसाइटी पे जरूर फोकस करना, रूरल और अग्रेरियन पे आप विशेष रूप से फोकस करना, क्योंकि पिछले दिनों आंदोलन भी हुए हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी हो गया, ठीक है, इस रूप। और एक डॉक्टर किरण जी आपने वो जी सर। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ये देख लेना कि उसकी जो बेसिक टेक्निक्स आपने रिसर्च मेथड में कौन कौन सी यूज में ली है, जी सर। आपने डाटा कलेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली है, और केस स्टडी भी आपको अच्छे से कर लेनी है। और उसमें आपको जो है ये आप उसको जो है किस वे से, किस पर्सपेक्टिव से आपने पढ़ा है, ये आप देख लेना। हालांकि शायद इतना डीप तो नहीं जाएंगे, जी सर। लेकिन ये जरूर देख लेना आप डाटा कलेक्शन और ये सारी चीजें। जी जी सर। और ये टॉपिक ही क्यों चूज किया आपने, इसका जवाब भी आप सोच लेना, लिखना यही टॉपिक क्यों चूज किया। जी सर। है ना। अलका जी आपने सब्जेक्ट चेंज किया था। हाँ जी सर। हाँ, तो ये बाई फोर्स वाला है ना, ये थोड़ा सिंपैथी तो वो करेगा हमारे प्रति, सोचने पे मजबूर भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये पढ़े लिखे प्रोफेसर की पोस्ट पे जाने वाले के लिए ये सही जवाब, शायद बेस्ट जवाब नहीं। बट सर उस टाइम तक तो हम मतलब इतने मेच्योर नहीं होते ना कि हम कुछ सवाल जवाब करें। तो हाँ, ये बात भी सही है कि आप काफी ब्रिलियंट है। वैसे ठीक है, इसमें एक चीज और भी जोड़ देना सर ग्रेजुएशन के बाद में अगर ऐसा होता है नहीं, ये क्या है कि ये जाहिर करता है कि भाई हमने सारा दोष फैमिली पे डाल दिया एक तरीके। तो मैं इस वे में बता रहा हूँ कि थोड़ा सा नेगेटिव जो है थोड़ा सा ये भाषा बदल देना। मैं ट्राई करूंगा, लिख के आपको भेजूंगा। चीजें हमें वही बतानी होती है जो सच है, लेकिन अगर हमारी थोड़ी सी लैंग्वेज तरीका बदल जाए तो वो बढ़िया रहे, है ना। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हम किसी को दोष दे रहे हैं भैया, हालांकि सच तो है, लेकिन इसको हम ये पर्सनल बना देते हैं। फिर हमें पर्सनल नहीं बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ये व्यक्तिगत आपकी नहीं, ये हमारी पूरी सोसाइटी प्रॉब्लम, तो उस हिसाब से अपने को बताना। सर पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे आगे पढ़ने में काफी कठिनाइयां हो सकती थी, इसलिए परिवार वालों ने मुझे सुझाव दिया कि आप ये सब्जेक्ट लीजिए। ऐसे थोड़ा सा तो हम उनको मतलब एक ब्लेम टाइप नहीं करे, पर्सनल नहीं ले, बल्कि एक सोशल प्रॉब्लम के रूप में। फिर भी मैं इसको फॉर्म करके फॉर्मेट आपको भेजूंगा, एक पूरा इसकी आउटलाइन बना। मुझे याद दिला देना, मैं भूल भी जाऊँ सब तक, तो आप इसको आप भी प्रयास करो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे सर आपने जो है बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ दी, कई है, आप में से कोई नहीं था ऐसा, तो कई जवाब देते कि सर मतलब मैं गरीब था, ये जवाब सही नहीं है। आप उसकी जगह शब्द चूज की, सर पारिवारिक आर्थिक स्थिति ऐसी कि मैं नियमित रूप से शिक्षण मतलब पढ़ाई जारी रखता, इसके लिए मैंने साइड जॉब किया, इसलिए साइड जॉब करने पर मुझे क्या ब्रेक करना पड़ा। वो दोनों चीजें हो गई,
ने आपने इकोनॉमिक कंडीशन की पूरी बता दी और आपने काम क्या किया है इसलिए आपने छोड़ा है। तो पूरा मतलब साइंटिफिक सारे एंगल आने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा प्रयास करना। इसके अलावा रिसर्च वाला जो भी है वो रिसर्च टॉपिक की टेक्निक्स और वो मेथड्स और केस स्टडी, तो फिर वो बात आ ही जाती है। कोई उससे रिलेटेड बुक हो तो वो भी आप जरूर कर लें। और मॉडर्न जो थ्योरी है मैंने बताई थी आज, उसमें थोड़ा गिडेंस और दरिदा और ये पोस्ट मॉडर्निटी, ये सारी चीजें नहीं, ये थोड़ा सा ठीक से कर लेना, 3-4 चीज। बाकी इतने फेमिनिज्म को भी कर लें, फेमिनिज्म ये भी जरूर। ठीक है, इन चीजों पे आपको कोई क्वेश्चन होता आपका पूछिए, आप पूरा करते हैं। कोई आपका क्वेश्चन? सर प्रश्न तो थोड़ा व्यवहारिक है कि मेरिट कितने जा सकती है, क्योंकि कल भी 3-4 लोगों का सिलेक्शन हुआ यूपी में, तो वो तो आएंगे। आपके लिए पॉजिटिव बात यह है कि यूपी के कम से कम 13-14 जो है कैंडिडेट ऐसे थे सोशियोलॉजी में, उनका यूपी में हो गया। तो जो अच्छे नंबर वाले 120 प्लस थे वो सारे सारे, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपकी खाली हो गया। लेकिन मैं ग्रुप में नहीं बताऊंगा ये। मेरा जो अनुमान है वो मैं पर्सनली बताऊंगा। कोई डिमोलाइज हो जाए, कोई बहुत ज्यादा उत्साह में हो जाए, इसके काफी सारे तो वो सही नहीं है, और ऐसा एक्चुअल में होता भी नहीं है। कई ऐसे बच्चे जो नहीं तो कम नंबर वहाँ बहुत आ जाते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर जो मेंबर होंगे वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर ही होंगे यूनिवर्सिटी के? यस, सोशियोलॉजी रिटायर्ड प्रोफेसर भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं। वो तो पीएससी पे डिपेंड करता है वो किनको बुलाता है ना। आप उन पे फोकस नहीं रहा, आप तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा था आपका इंटरव्यू, आप तो इसी और सर पीएचडी खत्म नहीं हुई है मेरी, पर मैंने मेंशन तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि पीएचडी के लिए मेंशन नहीं किया, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है वो देखेंगे आईआईटी से किया, आईआईटी से किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप में से किसी कोई रहा था, और वो शायद ममता जी या कोई और सर एक क्वेश्चन था सर। सर अगर पीएचडी थीसिस सबमिट नहीं हुई है और थीसिस सबमिट हो रही है, इन दोनों में सर कोई डिफरेंस रहेगा अगर इंटरव्यू में ये कहते हैं नहीं कहते हैं, क्योंकि मेरा फाइनल स्टेज पे है। बिल्कुल नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपके रिसर्च से ये टॉपिक है, ये टॉपिक क्यों चूज किया है, क्या कौन सी मेथड्स, इसको किस पर्सपेक्टिव देखा आपने, क्या इसके आउटकम्स क्या है सोसाइटी को। डॉक्टर किरण जी, आप मतलब इस पे भी फोकस करना, आप भी क्या आपकी स्टडी से क्या मतलब फायदा, क्या प्रॉफिट होगा सोसाइटी। जी जी सर। पूजा जी, आप आपकी जो रिसर्च वाली जो आप कर रहे हो, आपसे ये सवाल करते हैं इससे क्या रिजल्ट हो, क्यों किया आपने, यस सर, मैं आपसे इस बारे में सर कॉल पर आपसे डिस्कस करूंगी एक बार फिर से। ठीक है, ठीक है। आप जी सर, मैं भी आपसे टॉपिक भेज देना है ना, मुझे टॉपिक भेज देना, तो मैं उससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी भी ले लूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि भाई इससे संबंधित क्या क्या सवाल पॉसिबल है। यस सर, थैंक यू सर। सर मैं भी आपसे थोड़ा पर्सनल बात करना चाहूँगी। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है फिर, है ना। आकाश जी, आप लेट आए क्या? चलो तो फिर आप करें सेशन को। थैंक यू ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय।